के रूप में लेगा। कैश में कितना रहेगा इसमें? कैश में कितना रहेगा? ज्यादा नहीं हो पाएगा, 4-5 लाख तो हो सकता है, ज्यादा कम से कम 20-30% होगा। 20% के आसपास में वही 7-8 लाख तो हो जाएगा, 6-7 तक। इस ग्रुप की कहानी यही खत्म नहीं होती। 4-5 लाख तो हो सकता है, ज्यादा कम से कम 20-30% होगा। 20% के आसपास में वही 7-8 लाख तो हो जाएगा, 6-7 तक। इस ग्रुप की कहानी यही खत्म नहीं होती। सोचिए, जो रियल एस्टेट कंपनी एक प्रोजेक्ट से 112 करोड़ की काली कमाई कर रही है, उसके पास 10 दूसरे प्रोजेक्ट भी हैं। कृष ग्रुप के पास कृष वाटिका फेज 1, कृष सिटी फेज 1, कृष आइकन, कृष ओरा, कृष वाटिका फेज 2, कृष सिटी हाइट्स, कृष हार्मनी, कृष सिटी फेज 2 नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। वहीं कृष मॉल, कृष स्क्वायर नाम से कमर्शियल प्रोजेक्ट भी हैं। अनुमान है कि कृष ग्रुप अपने सभी 10 प्रोजेक्ट से 1000 करोड़ की काली कमाई करेगा। कृष ग्रुप के कर्मचारी ने हमें फ्लैट दिखाया और जल्द से जल्द खरीदने की सलाह दी। साथ ही ये भी कहना नहीं भूला कि कैश से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रियल एस्टेट कंपनियां किस तरह से ब्लैक मनी के रूप में सरेआम कैश लेकर मालामाल हो रही हैं। वहीं राजस्व विभाग को करोड़ों का चूना लग रहा है। रिपोर्ट जी मीडिया। तो चौथे बिल्डर का नाम भी हमने आपको बता दिया है, इसका नाम है कृष ग्रुप। कृष ग्रुप भी वही कर रहा है जो इससे पहले 3 बिल्डर्स की जो हमने तस्वीर, जो सच्चाई बताई, ये चौथा बिल्डर भी वही कह रहा है। यानी इसका भी यही कहना है कि 30% तक की रकम आप हमें कैश दे दें और बाकी 70% चेक के थ्रू या किसी और जरिए से आप देते हैं तो उसका एग्रीमेंट करेंगे। मतलब आप समझ गए कि तस्वीर क्या है। जो हम अब तक सारे बिल्डर्स के बारे में बता रहे हैं, वही ये ग्रुप भी कर रहा है। चलिए, हमारे साथ मेहमानों का एक नया पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ विराग गुप्ता जी जुड़ गए हैं, जो कि फॉर्मर IRS ऑफिसर हैं और लॉयर भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सुनील वशिष्ठ जी जुड़े हैं और हमारे साथ PC हाडिया जी अभी मौजूद हैं, जो कि इनकम टैक्स के पूर्व कमिश्नर हैं। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर स्वागत है ऑपरेशन काला धन के इस कार्यक्रम में। शुरुआत हम करते हैं विराग गुप्ता जी से, जो हमारे साथ अभी नए नए मेहमान जुड़े हैं। विराग जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो कुछ भी ये हो रहा है, चूंकि आप IRS ऑफिसर रहे हैं, तो रेवेन्यू को जो चूना लगाया जाता है, रेवेन्यू का जो नुकसान यहां कराया जाता है, क्या डिपार्टमेंट को पता नहीं होता कि रियल एस्टेट इतना बड़ा अड्डा बन चुका है काले कारोबार का? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि इतने बड़े पैमाने पर आपने इस गैर कानूनी धंधे को एक्सपोज किया। ये पूरे भारत की एक हकीकत है और ये सिर्फ राजस्थान या जयपुर की नहीं है और इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जब इस लेवल पे जब ब्लैक मनी यूज होता है रियल एस्टेट में, तो पहले नंबर पे सरकार को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचती है स्टैंप ड्यूटी की दूसरी तरीके से। दूसरे नंबर पे ये सारे पैसे गैर कानूनी कार्यों में इस्तेमाल होते हैं, आपराधिक कार्यों में इस्तेमाल होते हैं। फिर यही सारी चीजें राजनीति में चुनावी व्यवस्था को पूरा नुकसान पहुंचाती हैं और एक पूरा का पूरा पैरेलल सिस्टम खड़ा होता है जो कि ब्लैक मनी पे डिपेंडेंट होता है और जिसका कि हम जब पूरी सरकार बात कर रही है, देश बात कर रहा है कि विदेशों से काला धन लाया जाए और उसके पैरेलल जब देश में काले धन की एक समानांतर व्यवस्था का सृजन हो रहा है, तो हम समझते हैं कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के लिए, इन सारे विभागों के लिए चुनौती है और सरकार के लिए भी चुनौती है कि किस प्रकार से रियल एस्टेट में रिफॉर्म लाए जाएं। जो पेंडिंग, जो रियल एस्टेट का जो रेगुलेटर का जो बिल पेंडिंग, उसको किस तरीके से क्लियर किया जाए। और इससे दूसरी दिक्कतें भी होती है कंज्यूमर्स को कि आज उनको बैंक लोन नहीं मिलता, क्योंकि चूंकि सारी बातें पूरी चेक में पेमेंट नहीं है तो उनको बैंक लोन नहीं मिलते हैं। कल के दिन अगर प्रोजेक्ट डूब जाए, उनको इस बात का कंपनसेशन नहीं मिलता है। नोएडा में ऐसे तमाम सारे मामले हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बोला कि इनके पैसे वापस किए जाएं, पर अगर जो कैश में पैसा दिया गया वो पैसा कैसे वापस होगा, क्योंकि उसकी तो कोई रसीद होती नहीं है। इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था का अंत होना चाहिए और इससे जो सरकार को क्षति हो रही है, दुरुस्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल विराग जी, आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तो हम आपको एक बार फिर से जब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो बताएंगे कि हमने ये तमाम जो बातें उठाई हैं इस कार्यक्रम में, इस खुलासे के जरिए, वो सारी बातें भी हम आपसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार हम फिर बता दें कि अभी विराग जी ने
जी मरुधरा का धन्यवाद किया, तो उसके लिए हम विराट जी को शुक्रिया कहेंगे कि आपने हमारी मुहिम को, आपने हमारी कोशिश को सराहा है। और हमारी कोशिश यही है कि उन लोगों की भी आंखें खुलें जो निवेशक इन बिल्डर्स को थोड़ी सी बचत के चक्कर में लाखों रुपए काला धन के तौर पर दे देते हैं। हम आपको बता दें कि अनुकृति बिल्डर्स वो तीसरा नाम रहा है जो हमने बेनकाब किया है, जिसका हमने पर्दाफाश किया। कल हमने गुरु प्रज्ञा और अरिहंत के नाम पर से पर्दा उठाया था और आज अनुकृति वो तीसरा नाम सामने आया जो काली कमाई में लगा हुआ है। उसके बाद हमने चौथे बिल्डर का भी खुलासा किया, वो है कृष ग्रुप। तो अब तक 4 नाम हमने सामने रखे हैं, 4 बिल्डरों के सामने से हमने वो पर्दा हटाया है जो खुद को बड़ा बिल्डर कहते हैं, खुद को बड़ा नाम कहते हैं, लेकिन हकीकत में काम बहुत छोटा करते हैं, क्योंकि वो अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए, अपने इस बिजनेस के जरिए न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, न सिर्फ रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रहे हैं, राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि काली कमाई करके अपनी तिजोरी भर रहे हैं और लोगों को ये लुभाते हैं, लोगों को ये बहलाते हैं, फुसला कर कहते हैं कि अगर आपको टैक्स से बचना है तो आप इतनी रकम हमें दे दें, या आपको रजिस्ट्री का जो खर्च है उससे अगर बचना है तो आप ऑन पेपर कम रकम दर्ज कराएं। लेकिन एक तरीके से परोक्ष रूप से ये निवेशकों को बता देते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग है वो कितनी कम है। अगर 1 करोड़ के फ्लैट में वो सिर्फ ऑन पेपर 60 और 70 लाख रुपए ही दिखाते हैं तो पता चलता है कि वो निवेशकों से कितनी रकम अतिरिक्त ले रहे हैं। 4 बिल्डरों का खुलासा हमने किया है अब तक। गुरु प्रज्ञा, अरिहंत, अनुकृति और कृष, ये 4 वो बिल्डर हैं जिनका हमने आज पहले दिन और दूसरे दिन में खुलासा किया है, जो 40% तक कैश लेने को तैयार रहते हैं। और तो और इसमें अनुकृति बिल्डर के बारे में जब हमने आपको दिखाया तो आप सुनकर चौंक गए होंगे कि उसका जो सेल्स मैनेजर है वो ये तक कहता है कि अगर आप कैश ना दें तो हम लेंगे भी नहीं, यानी अगर आप पूरी रकम व्हाइट मनी देना भी चाहें तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें तो ब्लैक मनी ही चाहिए, व्हाइट मनी में हम कारोबार कर ही नहीं सकते। चलिए, सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील वशिष्ठ जी। सुनील जी, आपका भी स्वागत है और आपसे भी हम पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। काला धन का इतना बड़ा अड्डा, इतनी बड़ी मंडी बनी हुई है रियल एस्टेट, तमाम विभाग कर क्या रहे हैं? चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो, या फिर स्टेट DRI हो, आखिर कर क्या रहे हैं ये लोग? सर्वप्रथम तो मैं जी मरुधरा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस ऑपरेशन को चलाकर एक तरह से जो ये भूमाफिया जो कर रहे हैं उसका पर्दाफाश किया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप कहीं भी आप जब ये जो ट्रेंड चला हुआ है कि जब क्लाइंट या कस्टमर जब परचेज करने जाता है कोई फ्लैट तो वो पूछते हैं कि ए या बी जी, दोनों आप, जैसे ए मीन्स व्हाइट पैसा, बी ब्लैक मनी, ये दोनों चीजों के पूछते हैं वो। तो ब्लैक में आप कितना पैसा देंगे, तो 30-40% जो भी आप रेशियो बता रहे हैं उतना वो लेते हैं। और सेकंड थिंग, फिर वो जो 1 नंबर का पैसा है उसके अकॉर्डिंग उस पर उनको फाइनेंस दिलाना करना। मान लो 30 लाख का फ्लैट हुआ तो 20 लाख रुपए, 10 लाख ब्लैक में ले लिए, 20 लाख रुपए व्हाइट में लेके उस पर उन्होंने जैसे बैंक से लोन वगैरह करा दिया। मेरा इसमें यह सुझाव है कि यदि एक्चुअल मार्केट रेट और DLC रेट को एक कर दिया जाए तो, और कस्टमर को फायदा पहुंचाने के लिए आप रजिस्ट्रेशन फीस में अगर सरकार घटा दे उसको, तो ये खेल है ये बंद हो जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। एक बार हाडिया जी के पास हम चलते हैं। हाडिया जी ने कुछ देर पहले, हाडिया जी आपने कुछ देर पहले एक चर्चा में बात कही थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो खुद से कार्रवाई नहीं करता, उसके पास शिकायत आती है, उस आधार पर कार्रवाई करता है। एक उदाहरण एक और विभाग का है, एंटी करप्शन ब्यूरो की हम बात करते हैं। ACB के पास कोई शिकायत जाती है या ACB खुद से पड़ताल करती है और पड़ताल करने के बाद रंगे हाथों पकड़ने का एक पूरा सिस्टम है। हम ये कहते हैं कि अगर जी मरुधरा ने एक पूरा मिशन चलाया, एक अभियान चलाया और हमने सबूत के साथ, प्रमाण के साथ सारी तस्वीर लाकर सामने रख दी, क्यों नहीं ये सरकारी विभाग जो रियल एस्टेट कारोबार से संबद्ध विभाग हैं, क्यों नहीं वो खुद से पड़ताल करते हैं?
क्या इस तरह का सिस्टम नहीं डेवलप होना चाहिए कि अगर कहीं कारोबार हो रहा है तो उस पर भी एक निगरानी रखी जाए, उसकी भी पड़ताल की जाए? जैसा कि अभी सुनील जी बता रहे थे कि कोई कस्टमर जाता है तो बिल्डर ये कहता है कि 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ये 2 ऑप्शन क्या होता है? हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है और आपको बेचनी है, वो सबके लिए एक समान होनी चाहिए। 2 है तो इसका मतलब है कि खुलेआम सब कुछ हो रहा है। विभाग क्यों नहीं कार्रवाई करता? विभाग क्यों नहीं पड़ताल करता? तो हम इस संवाद में घूम फिर करके यहां आते हैं कि एक तो पॉलिटिकल विल नहीं है क्योंकि वहां भी भ्रष्टाचार है। दूसरा यह है कि जो संबंधित विभाग हैं रियल एस्टेट के, उनमें भी भ्रष्टाचार है जी। और तीसरी बात है कि पूरे सिस्टम में कहीं गड़बड़ है। तो इनको पूरे सिस्टम को इनको करने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, जिससे कि कोई इस तरह के कानून बने, इस तरह की अथॉरिटी बने कि जिससे कि इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। दूसरा, जो विभागों में जो भ्रष्टाचार है वो तो हम सब जानते हैं कि सब जगह भ्रष्टाचार है। तो उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी बहुत सी दूसरी एजेंसीज हैं, तो उनको भी हमको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। और एक जो ये सिस्टम बनाया है जो रियल एस्टेट का, और इनको खुली छूट दी है, उस खुली छूट के ऊपर तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो तीनों जगह पे हम जब कंट्रोल करेंगे तो ही इसमें रियल एस्टेट में ब्लैक मनी रुकेगा, नहीं तो रुकेगा। रही इनकम टैक्स की बात, मैंने ये कहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खुद के अपने इंफॉर्मेंट भी हैं और पब्लिक से भी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे आपने दिया, तो उनके ऊपर वो एक्शन लेते हैं और लेने के बाद में उसका सत्यापन भी करते हैं खुद की तरफ से, फिर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जिसके बाद में फिर वो डिसाइड करते हैं कि इसमें सर्वे करना है या इसमें रेड करना है। तो इस तरह से एक्शन तो बिल्कुल है, और मुझे लगता है हाडिया जी ये अब जरूरत आन पड़ी है कि तमाम विभागों को जागना होगा, वरना हम स्विस बैंक से रकम लाने की बात कर करके थक जाएंगे। स्विस बैंक से जब तक रकम आएगी तब तक उसकी कई गुना ज्यादा रकम काले धन के तौर पर यहां जनरेट हो जाएगी। ये एक बहुत खतरनाक संकेत है और यही रोकने की कोशिश, यही रोकने की मुहिम हम चला रहे हैं। हाडिया जी, हम फिर आपके पास लौटेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको फिर बता दें कि क्रिश ग्रुप वो चौथा नाम है जिसके चेयरमैन एसके सिंघला वो चेहरा है जिसे हमने बेनकाब किया है। ये वो ग्रुप है जो खुद कहता है कि 40% तक रकम हम व्हाइट मनी ले लेंगे, यानी ब्लैक मनी ले लेंगे, और 60% रकम हम व्हाइट लेंगे, यानी जो ऑन पेपर हम दिखाएंगे वो सिर्फ 60% रकम होगी और 40% पर्दे के पीछे उनकी काली कमाई में, उनकी काली तिजोरी में जाएगा। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको क्रिश ग्रुप के बारे में भी बता रहे हैं। कैश में कितना रहेगा इसमें? कैश में कितना रहेगा? ज़्यादा नहीं हो पाएगा, 4-5 लाख हो सकता है, ज़्यादा कम से कम 20-30% होगा। 20% के आसपास होगी, 7-8 लाख हो जाएगा, 6-7 तक। प्लान्स तो बहुत है, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। जानी पहचानी हो या अनजानी, आसान हो या मुश्किल, ये पहिए हर राह की उंगली थामना जानते हैं। तो सोचना क्या है, अब बस निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। प्रेजेंटिंग हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स, जेके टायर, टोटल कंट्रोल। राजस्थान सराफा संघ की जनता के हितों की रक्षा के लिए पहल
त्योहारों के अवसर पर लीजिए राजस्थान सर्राफा संघ के प्रमाणित 99.5% शुद्ध सोने के सिक्के व 99.7% शुद्ध चांदी के सिक्के, जो कि संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हैं। हर आस्था का आधार अर्चना अग्रवाल। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सदृढ़, आकर्षक, फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। लियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना पंछी उड़ा जाए रे। खादी की उमंग, युवा जोश के संग खादी ग्रामोद्योग उत्सव 22 अक्टूबर तक 30% तक पाइए विशेष छूट। राजपूत सभा भवन, भगवान दास रोड, जयपुर। One of India's fastest growing jewelry brands, dealing in platinum, gold, along with natural gemstones and diamonds, and sterling silver jewelry. Paliwal Jewellers. Zada, 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 zada. अब ज्यादा कलर्स भी। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। क्रिकेट और पान विलास सिल्वर ड्यूज, दो चीजें जो रिफ्रेश करें इंडिया को। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका खांसी पर तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मुल्तानी कोका। बहू, हिंग डाली या खा? तू कौन सी हिंग डाले मांझी? ऐसी हिंग जिसमें हो गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, जैसे एवरेस्ट का हिंगराज। शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज। ये हुई ना बात। पढ़ने पढ़ाने का जुनून, म्यूजिक डांस की धूम, स्पोर्ट्स के साथ मस्ती खूब, माहौल है एकदम कूल। इट्स माई स्कूल, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। खबरें जिनसे हिल जाती है सरकार, खबरें जिनका है आपसे सरोकार, खबरें जिनसे पढ़े जाते हैं अखबार, खबरें हर सुबह जिनकी है दरकार, सुर्खियां रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान, मेरा अभिमान। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा। एक बार फिर आपका स्वागत है ऑपरेशन काला धन में। हम बता दें कि जी मीडिया के ऑपरेशन काला धन का असर भी हो रहा है। गुरु प्रज्ञा और अरिहंत ग्रुप पर अब इनकम टैक्स विभाग की गाज गिरने वाली है। जी मीडिया के स्टिंग से काले धन का खुलासा हुआ था और अब निवेशक और खरीदार, इन दोनों पर भी विभाग के राडार अब जो है वो कसेंगे, राडार पर आ गए हैं ये दोनों। इनकम टैक्स विभाग ने यह तय किया है कि इनकी आय की जांच की जाएगी। जी मरुधरा ने इनकम टैक्स विभाग को सीडी भी उपलब्ध करा दी है और अब निवेश करने वालों की जांच पड़ताल की जाएगी। गुरु प्रज्ञा और अरिहंत ग्रुप में निवेश करने वाले अब राडार पर हैं। विभाग जांचेगा निवेशकों के आय के स्रोत और निवेशकों और खरीदारों पर विभाग की नजर भी है।
डीजी इन्वेस्टिगेशन राजकुमार ने जी मरुधरा से ये सीडी मंगाई है और जी मरुधरा ने ये सीडी मुहैया करा दी है। विभाग ने कहा है कि अब आगे भी जी मरुधरा जी मीडिया जो लगातार खुलासे करेगा उन पर नजर रखी जाएगी और उस आधार पर कार्रवाई भी होगी। गुरुवार को जी मीडिया का पहला खुलासा हुआ था और यह हुआ था काले कारोबार का पहला चेहरा बेनकाब करने के मकसद से। गुरु प्रज्ञा इंफ्रा के मालिक सुभाष सैनी वो पहले शख्स जिनका काला कारोबार का कच्चा चिट्ठा हमने खोला, जो किस तरीके से काला धन जुटा रहे थे ये बताया जी मीडिया ने। तो गुरुवार को जो हमने पहला खुलासा किया ऑपरेशन काला धन में वो था गुरु प्रज्ञा इंफ्रा का और इसके मालिक सुभाष सैनी का काला कारोबार। गुरुवार को ही जी मीडिया ने दूसरा खुलासा भी किया और वो खुलासा था अरिहंत के मालिक के तौर पर। आपने देखा कि काली कमाई का दूसरा चेहरा है जिसका नाम है अशोक छाजेर। अरिहंत ग्रुप के मालिक हैं अशोक छाजेर, जो दूसरा चेहरा जिसे हमने बेनकाब किया। जी मीडिया ने बेनकाब करके बताया कि कैसे ऑपरेशन काला धन में हमने इस चेहरे को बेनकाब किया है। और आपको बता दें कि अनुकृति बिल्डर्स वो तीसरा नाम है जो हमने बेनकाब किया है, यानी अब से कुछ देर पहले हमने आपको उस तीसरे बिल्डर का नाम बताया है जो काला धन जुटा रहा है, अनुकृति बिल्डर्स, जो हमने बेनकाब कर दिया है। कल हमने गुरु प्रज्ञा और अरिहंत के नाम से पर्दा उठाया और आज अनुकृति वो तीसरा नाम है जो काली कमाई में संलिप्त है, काली कमाई कर रहा है। तो ये तीन नाम हमने आपको पहले बताए और अब बारी चौथे नाम की। जो हमने आपको चौथा नाम बताया वो है क्रिश ग्रुप। ये चौथा नाम है और इसके चेयरमैन एसके सिंघला वो चेहरा है जिसे हमने बेनकाब किया है। यानी ये चार बिल्डर, ये चार रियल एस्टेट कंपनियां जो हैं ये काला कारोबार कर रही हैं और लगातार हम खुलासे करते रहेंगे, लगातार हम बताएंगे कि रियल एस्टेट के कारोबार में कैसे ये बिल्डर, कैसे ये कारोबारी काला धन जुटा रहे हैं और भर रहे हैं अपनी जेब और चूना लगा रहे हैं सरकारी विभागों को, सरकार के राजस्व को। एक बार हम फिर बता दें कि अनुकृति बिल्डर जिसका हमने आज हमने तीसरा खुलासा किया अनुकृति का, उसके जो शख्स हैं, उसके जो कर्मचारी हैं वो क्या कह रहे हैं एक बार फिर सुनिए। 70 लाख का लेंगे तो 70 का 70 तो सफेद में दे नहीं सकते। नहीं, वो तो हम ले भी नहीं सकते। हाँ, सही बात। आप नहीं दे सकते तो ठीक है, हम ले भी नहीं सकते। हाँ, हम लोग 30% करीबन का एक नंबर वो हो जाएगा सर। नहीं, पर मैं तो आपको कैश में दूँ। कम दे रहे हो ना। हाँ। वो हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ज्यादा कोई एक नंबर देता है ना तो उसमें तकलीफ होती है। अच्छा, चलो तब ठीक है। तो सारा भी कैश दोगे तो मुझे उसका भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, पूरे 22.5 लाख रुपए कैश देगा मुझे। प्लॉट में एक नंबर का पैसा ले कहाँ रखेंगे, कितना टैक्स भरेंगे। चलिए, और चौथे बिल्डर के बारे में यानी जिसका हमने खुलासा किया वो है क्रिश ग्रुप। क्रिश ग्रुप के बारे में भी हमने आपको बताया और दिखाया, तो चलिए वो भी सुन लीजिए एक बार फिर से कि क्रिश ग्रुप की तरफ से क्या बयान आया। कैश में कितना रहेगा इसमें? कैश में कितना रहेगा? ज्यादा नहीं हो पाएगा, 4-5 लाख तो हो सकता है, ज्यादा कम से कम 20-30% होगा। 20% के आसपास होगी, 7 लाख हो जाएगा, 6-7 तक। चलिए एक बार फिर से हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। विराग गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी हमने हाडिया जी से भी बात की थी। विराग जी, हम तमाम विभागों की बात कर रहे थे और हाडिया जी से भी उस बारे में आगे चर्चा करेंगे कि खुद से कैसे किसी चीज की पड़ताल की जाती है। हम तमाम सरकारी विभागों की बात कर रहे हैं। एक बहुत साधारण सा उदाहरण है, जिस बैंक से किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी चीज के लिए कोई लोन लेता है वो बैंक खुद उस चीज की निगरानी रखता है कि उसकी रकम डूब तो नहीं रही है। खासकर व्यापारियों की जहां तक बात है, अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़ी रकम ली जाती है तो बैंक की नजर उस प्रोजेक्ट पर होती है। इनकम टैक्स विभाग या स्टेट DRI डिपार्टमेंट हो या फिर लोकल जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो हो, ये लोग क्यों नहीं करते?
ये लोग जिस प्रोजेक्ट को एनओसी देते हैं, जिस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देते हैं, वो प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, उसमें बिल्डर को जितने निर्माण की छूट है उससे ज्यादा कर रहा है क्या, या फिर जो ईडब्ल्यूएस स्कीम के तहत प्लॉट्स या प्रॉपर्टी देनी है वो दे रहा है या नहीं, जितनी ग्रीनरी की बात उसने की है वो कर रहा है या नहीं, या फिर कस्टमर से वो सुपर एरिया जैसे शब्द को दिखाकर, सब्जबाग दिखाकर वो कम एरिया देता है और ज्यादा रकम लेता है। ये तमाम चीजें क्या पहले से नहीं पता की जा सकती? नहीं, देखिए, आप तीनों चीजों को एक साथ मिक्स कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 3 तरह की अथॉरिटीज होती हैं। पहली होती है एक लोकल अथॉरिटीज होते हैं जो कि नक्शे वगैरह पास करते हैं, जिसमें कि आपके लोकल एरिया, ग्रीन एरिया, सारी चीजें आती हैं। इनका टैक्स से या नंबर 2 के पेमेंट से कोई वास्ता नहीं है। दूसरे नंबर पर स्टेट अथॉरिटीज आते हैं, जहां पर बेसिकली रेवेन्यू डिपार्टमेंट और स्टैम्प रजिस्ट्रेशन जो अथॉरिटीज होती है वो होते हैं। तीसरे नंबर पे केंद्रीय अथॉरिटीज होती हैं, जिनके पास की जो केंद्रीय जो टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स वगैरह होते हैं, उनकी वसूली उनको करनी होती है। यहाँ पर 2 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। पहला ये है कि सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ अभियोग नहीं चलाया जा सकता है, प्रमाण चाहिए। अगर आप एक प्रमाण ये दे देते हैं कि 2 फ्लैट्स में उन्होंने नंबर 2 का पेमेंट किया है, पर उन 2 फ्लैट के बेसिस पे बाकी 2000 पे एक काल्पनिक गणना नहीं की जा सकती है, अगर कर भी दी गई तो वो कमिश्नर ने उसको कंफर्म भी कर दिया, आगे जाकर के अपील में छूट जाएगा। इसलिए उस बात के प्रमाण चाहिए, और इस प्रमाणों को इकट्ठा करने के लिए सारी एजेंसियों को मिलकर के अपना काम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि बिल्डर ने बैंक में अपना एस्टीमेट दिया है और उसने अपने प्रोजेक्ट की कास्ट 100 दिखाई है, और अगर वो वसूली में 60 दिखा रहा है, इसका मतलब 40 रुपए का पैसा कैश में आ रहा है। ये एक पहला महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा, जो एजेंसीज हैं, हर एजेंसी का अपना अलग अलग रोल है। एसीबी तभी आती है पिक्चर में जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कोई करप्शन करता है। अगर 2 प्राइवेट लोग करप्शन कर रहे हैं, सामान्यतः उसमें एसीबी का रोल नहीं होता जब तक कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर का उसमें अनलॉफुल उसमें कोई गेन नहीं होता है। इनकम टैक्स की जहां तक बात है, ये कहना गलत है कि इनकम टैक्स सिर्फ कंप्लेन के आधार पर कोई शिकायत दर्ज कर सकता है। इनकम टैक्स के पास पावर है कि सू मोटो वो किसी भी इस तरीके के केसेस की वो पूरी की पूरी जांच कर सकें, सारे अपने लेवल पे कर सकें और अपनी रिपोर्ट फाइल करके इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो सारे लोग हैं, इसमें इस पूरी प्रक्रिया में दिक्कत क्या होती है, कस्टमर्स का हैरेसमेंट कई बार ज्यादा हो जाता है कि उन्होंने क्या किया कि 100 लोग हैं कस्टमर्स को, इन बिल्डरों के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर कस्टमर्स को नोटिस देकर के उनके खाते मंगा करके उनको हैरेसमेंट करना चालू कर देंगे। इसलिए कस्टमर्स को भी ये जानना जरूरी है। उनको पूरा इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता, कल के दिन प्रोजेक्ट डूबने पर उनको उसकी पूरे बकाया नहीं मिलते हैं, उनको दूसरे प्रकार के लाभ नहीं मिलते हैं। सरकार को भी ये सोचने की जरूरत है कि जो पेंडिंग रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल है वो लेकर के आए, रियल एस्टेट में जो रजिस्ट्रेशन की अमाउंट है उनको कम करें। और ये जो इस तरीके के जो आपने जो जांच की है, जो इस तरीके के जो पूरे आपने इसमें अभी जो स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं, और इस तरीके की कार्रवाई की जाए जिससे कि पूरे देश में एक सख्त संदेश जाए। और क्योंकि जो आपने स्विट्जरलैंड की बात की, स्विट्जरलैंड में पैसा क्या होता है, यहाँ का जो छोटा छोटा पैसा है, यही पैसा जाकर के बड़े लेवल पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का वो स्विट्जरलैंड का पैसा हो जाता है, फिर हम जिसको बाहर वापस लाने की बात करते हैं। इसलिए अगर इसको हम लगाम लगा लेंगे तो स्विस बैंक से पैसे वापस लेने की बात नहीं है। अपने प्रोजेक्ट के लिए या अपने कारोबार के लिए लोन लेता है और जो कॉस्ट, जो उसमें वो खर्च बताता है, उससे कम की कीमत पर वो उस चीज को बेचने की बात करता है, तो वहीं पर बात समझ में आ जानी चाहिए कि जरूर कहीं दाल में काला है, जरूर कुछ घपला हो रहा है। ये बहुत गौर करने वाली बात है जो शायद लोग नहीं करते। शिवाजी सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और खासकर ये जो पूरे मामले हैं अर्थशास्त्र से जुड़े उन पर बड़ी नजर रखते हैं। शिवाजी सरकार जी, आपका भी स्वागत है। तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो बातें अभी विराट जी कह रहे थे कि अगर तमाम विभाग जो हैं वो शुरुआत से ही निगरानी रखें, कार्रवाई करें, तो शायद इतनी छूट नहीं मिलती इन बिल्डर्स को जिस तरीके से ये काला धन पैदा कर रहे हैं अपने कारोबार के जरिए। नहीं, विराट जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और ये सारी चीजें जो है, प्रोसिक्यूशन का सिस्टम जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें बिल्डर्स का कुछ नहीं बिगड़ता है, बिगड़ता है जो खरीदार होता है उसी का। और इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है जो टैक्स सिस्टम है हमारा, वो एक तो बहुत कन्वॉल्यूटेड है, दूसरा टैक्सेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं कि बिल्डर्स जो है, या बिल्डर्स क्या, अब कहीं भी आप सामान खरीदने भी चले जाइए तो वहां भी दुकानदार यही कहता है आप अगर रसीद नहीं लेंगे तो आपको इतने दाम में मिलेगा, लेंगे तो इतने दाम में मिलेगा।
तो जब तक हम टैक्स सिस्टम को रैशनलाइज नहीं करेंगे, उसका बहुत ज्यादा बढ़ा के हम रखेंगे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस को हम बहुत बढ़ा के रखेंगे, तो ये जो नतीजा है ये सामान्य रूप से हमें देखने को मिलेगा। सीधी सी चीज है, एक 10 लाख रुपए का जो फ्लैट है, आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जाइए, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है 2 लाख रुपए की होती है। अब सवाल है कि आदमी 10 लाख रुपए तो बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है, उसके लिए 2 लाख रुपए की रजिस्ट्री वो जो देना पड़ता है, तो उसको बचाने की कोशिश वो क्यों ना करे। और मैं समझता हूं कि अगर वो 2 लाख रुपए में से कुछ भी बचा सकता है तो कोई गलत नहीं करता है। गलत जो है सरकार का जो नियम है, सरकार का जो टैक्स सिस्टम है उसमें है। और जो ज्यादातर जो ब्लैक मनी जो बन रहा है, वो इनकम टैक्स लॉ जो है वो भी इस तरह से बना हुआ है कि टैक्स वहां भी रेट्स बहुत ज्यादा है। एक जो सामान्य जो इनकम टैक्स पेई है वो अपने इनकम का 33% तक जो है टैक्स देता है, उसके अलावा 40% जो है और यानी कि 70 से 75% जो है इनडायरेक्ट टैक्स में चला जाता है। तो जब तक टैक्स सिस्टम को आप दुरुस्त नहीं करेंगे, उसको लोअर रेट्स पे नहीं लाएंगे, ये चीजें होती रहेगी। और बिल 40% तक जो है टैक्स देता है, उसके अलावा 40% जो है और यानी कि 70 से 75% जो है इनडायरेक्ट टैक्स में चला जाता है। तो जब तक टैक्स सिस्टम को आप दुरुस्त नहीं करेंगे, उसको लोअर रेट्स पे नहीं लाएंगे, ये चीजें होती रहेगी। और बिल्डर्स का जो काम है, देखिए बिल्डर्स जो है वो जो सारा पैसा जनरेट कर रहे हैं और जो प्राइसिंग जो कर रहे हैं वो एक बहुत गलत तरीके से हो रहा है। वो एक अलग इश्यू है जो ब्लैक मनी से उससे जरिए वो पैदा कर लेते हैं। अच्छी बात कही है कि यहाँ कहीं ना कहीं तमाम जो सिस्टम है उनको दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि जो कस्टमर है, जो आम आदमी जो अपने लिए अगर एक आशियाना खरीदने की बात करता है, कोई प्रॉपर्टी लेने की बात करता है, तो वहां वो तमाम चीजों को देखता है। वो देखता है कि उसकी बचत कहां से हो सकती है, लेकिन वो इस बात पर गौर नहीं करता कि वो जो चंद हजार रुपए की बचत करने की बात कर रहा है, उसके बदले में वो किसी को लाखों रुपए की काली कमाई करने का रास्ता भी दे रहा है। सिस्टम सुधारने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं ऑपरेशन काला धन। किसान भाइयों, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। प्रकाश की अहमियत हम खूब समझते हैं, तभी तो आपके दिल के कोने कोने को रोशन करने का जिम्मा लिया है हमने। HPL LED लाइटिंग, अब रोशन हो खुशियाँ। आयशर ट्रैक्टर्स पेश करते हैं चांदी की बहार ऑफर। प्रत्येक आयशर ट्रैक्टर की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार या 1 किलो तक चांदी जीतने का मौका। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए, शर्तें लागू। आयशर का वादा उम्मीद से ज्यादा। घर से निकल पड़े तो ये पहिए कितना कुछ दिखाते हैं, जैसे ट्रिप चाहे कितनी ही छोटी हो, कर्नल साहब का स्टॉक हमेशा साथ चलता है। मदुराई पकड़ो, इंदर उठदाने। और मदुराई का रास्ता बताता है कि साडा गुरप्रीत तमिल भी बोल लेता है। यार तो राहों की उंगली थामो और निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका खांसी पर तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मुल्तानी कोका। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी CD एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना पंछी उड़ा जाए रे। प्रकाश की अहमियत हम खूब समझते हैं, तभी तो आपके दिल के कोने कोने को रोशन करने का जिम्मा लिया है हमने। HPL LED लाइटिंग, अब रोशन हो खुशियाँ। सरसों बीज बोना चाहते हो तो कोई और सरसों बीज किस लिए? अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च सरसों बीज अवनी 9 और अवनी 15 बोइए और अधिक उपज लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है ऑपरेशन काला धन में। जी मरुधरा लगातार खुलासा कर रहा है उन बिल्डर्स के बारे में जो बिल्डर काली कमाई कर रहे हैं और काला धन जुटा रहे हैं। गुरुवार को हमने शुरुआत की थी इस खुलासे की और जी मीडिया का जो पहला खुलासा हुआ वो हुआ काले कारोबार का काम करने वाले गुरु प्रज्ञा
इंफ्रा का। गुरु प्रज्ञा इंफ्रा के मालिक सुभाष हुसैनी कैसे काले कारोबार के जरिए काला धन जुटा रहे हैं और अपनी तिजोरी भर रहे हैं, ये हमारा पहला खुलासा था गुरुवार को। गुरुवार को ही हमने किया था पहला खुलासा और उसके बाद उसी दिन हमने दूसरा खुलासा भी किया अरिहंत ग्रुप का। अरिहंत के मालिक के तौर पर आपने देखा कि काली कमाई का दूसरा चेहरा जिसका नाम है अशोक छाजेर, जो मोटी से मोटी रकम जो है वो कैश में लेकर अपनी तिजोरी भरने में लगा है ये ग्रुप। तीसरा खुलासा हमने अभी से कुछ देर पहले ही किया अनुकृति बिल्डर्स का। वो तीसरा नाम जो हमने बेनकाब किया है वो है अनुकृति बिल्डर्स। कल हमने गुरु प्रज्ञा और अरिहंत के नाम पर से पर्दा उठाया और आज अनुकृति वो तीसरा नाम जो काली कमाई में लगा हुआ है। और आपको बता दें कि कृष ग्रुप वो चौथा नाम है जिसके चेयरमैन एसके सिंघला के बारे में हम बता रहे हैं कि ये वो चेहरा है जिसे हमने बेनकाब किया, जो काली कमाई करके काला धन जुटा रहा है और किसी भी प्रॉपर्टी के बदले में किसी भी प्रोजेक्ट में 30 से 40% कैश लेने के आदी हैं ये। यानी इन सारे ग्रुप के बारे में एक बात हम बता दें कि ये सारे जो बिल्डर्स हैं वो कस्टमर को ये कहते हैं कि वो 40% तक की रकम कैश लेंगे और 60% जो रकम है उसी को वो ऑन पेपर शो करेंगे। अनुकृति बिल्डर्स का क्या कहना है वो एक बार फिर सुन लेते हैं। अब 70 लाख का लेने को 70 का 70 तो सफेद में दे नहीं सकते। नहीं, वो तो हम ले भी नहीं सकते। हाँ, सही बात। आप नहीं दे सकते तो ठीक है, हम ले भी नहीं सकते। हाँ, हम लोग 30% करीबन का। एक नंबर वो हो जाएगा सर। नहीं, पर मैं तो आपको कैश में दूँ। कम दे रहे हो ना। हाँ। वो हो जाता है। अच्छा। ज्यादा कोई एक नंबर देता है ना तो उसमें तकलीफ होती है। अच्छा, चलो तब ठीक है। तो सारा भी कैश दोगे तो मुझे उसका भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, पूरे 22.5 लाख रुपए कैश देगा मुझे। अब प्लॉट में एक नंबर का पैसा ले कहाँ रखेंगे, कितना टैक्स भरेंगे। चलिए, अनुकृति के बारे में आपने सुना कि वो शख्स ये कह रहा है कि अगर आप उससे व्हाइट मनी देना भी चाहें तो वो नहीं लेगा क्योंकि उसे ब्लैक मनी में ही कारोबार करना है। और चलिए, कृष के स्टाफ, कृष ग्रुप जो है उसके स्टाफ से जब हमारे संवाददाता की, हमारे रिपोर्टर की बात हुई तो उसने क्या कहा। कैश में कितना रहेगा इसमें? कैश में कितना रहेगा? ज्यादा नहीं हो पाएगा, 4-5 लाख तो हो सकता है, ज्यादा कम से कम 20-30% होगा। 20% के आसपास हो 7-8 लाख रुपये हो जाएगा, 6-7 तक। चलिए, एक बार फिर से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम बात कर रहे थे। हमारे साथ सुनील वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। सुनील जी, जो बातें आपने सुनी और जो चीजें हमने आपको दिखाई हैं ऑपरेशन काला धन के जरिए, उसके बाद आपको किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद लगती है? किस तरह की कार्रवाई के बारे में आप सोचते हैं जो होने की जरूरत है? सर, मैं कहना चाहूंगा कि जो जी मरुदरा ये काले धन का खेल जो लेके आए हैं, जो खुलासा इन्होंने किया है मीडिया के माध्यम से, उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि सरकार अब मेरे को जहां तक लगता है एक्टिव होगी, पर जब तक गवर्नमेंट बॉडी जैसे जेडीए है, जब अपन बात करते हैं कि मैं आपको इस बारे में ले जाऊंगा कि जब बैंक से लोन होता है, लोन के पश्चात जब फ्लैट का जब पेमेंट पूरा बैंक से हो जाता है पर फिनिशिंग करता नहीं, इससे हटके मैं आपको ले जाऊंगा दूसरी बात की ओर भी कि एक तरफ तो वो कच्चे का पैसा ले लेता है, पक्के का पैसा बैंक से लोन करा लिया उसने, और फ्लोर वाइज वो बैंक उसको पैसा रिलीज करती जाती है, जैसे 10%। उसके पश्चात वो सिर्फ स्लैब डालता है, फिनिशिंग नहीं करता है। जो कस्टमर कच्चे में भी दे चुका और पक्के में भी दे चुका, उसके साथ उसको वो फिर पोजीशन के लिए भी खूब इंतजार करना पड़ता है। और अगर जेडीए इसमें सक्रिय हो जाएगा, और जैसे आईटीडी, अब थर्ड पार्टी का मामला हो रहा है, सपोज करो मैं कहीं फ्लैट लेता हूं और वो बिल्डर फ्लैट बेचने वाले हैं, और मैं अगर शिकायत करूंगा तो मेरे को भी नुकसान है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, और कोर्ट थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है सर।
जी सर, बिल्कुल। यानी यहां पर यह है कि कस्टमर ये सोचता है कि उसका नुकसान नहीं हो, इसलिए वो इन चीजों में खामोश रह जाता है। एक बार फिर से हाडिया जी के पास चलते हैं। हाडिया जी, जाहिर तौर पर आप इनकम टैक्स विभाग से जुड़े रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट का जो कारोबार है उसकी भी कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, कुछ तकनीकी पहलू हैं जो अभी बता रहे थे सुनील जी। यहां पर अब चूंकि बात आती है कि किस तरह की एक बॉडी का निर्माण किया जाए, कोई ऐसी अथॉरिटी डेवलप की जाए जो कार्रवाई करे और खुद से, जैसा कि अभी बता रहे थे कुछ देर पहले विराग जी की सुओ मोटो कुछ इसमें करना पड़ेगा। तो सुओ मोटो क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, और वो कार्रवाई अगर शुरू करे तो कौन डिपार्टमेंट करे? ये एक सवाल है जो शायद आप बेहतर बता सके। कौन सा डिपार्टमेंट है जो शुरुआत कर सकता है कार्रवाई की? इसमें क्या है कि जब भी कोई डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है तो कोई पीड़ित व्यक्ति उसके पास जाए। इस रियल एस्टेट के धंधे में कोई पीड़ित नहीं है जी। दूसरी बात यह है कि यहां जो शेयर कर रहे हैं अधिकारी और जो बिल्डर्स हैं या नेता हैं, वो क्या शेयर कर रहे हैं? वो गवर्नमेंट रेवेन्यू को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स और उसके साथ में कोई दूसरा है तो वो उसको शेयर कर रहे हैं। स्टैंप ड्यूटी वाले हैं, जो स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट की आ रही है वो उसे जो खरीदार है और बेचने वाले हैं उससे स्टैंप ड्यूटी कम करके उसी स्टैंप ड्यूटी को शेयर कर रहे हैं। तो यहां गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जो शेयर हो रहा है, और उस शेयर होने के कारण यहां कोई पीड़ित नहीं है, सबको फायदा ही फायदा है। दूसरी बात यह है कि जैसे इनकम टैक्स की बात मैं बताऊं कि इनकम टैक्स अभी आपने ये स्टिंग ऑपरेशन किया, आपने किया, कोई पब्लिक का आदमी सामने नहीं आया। अब इसमें मैं ये एक चीज बताना चाहता हूं कि इनकम टैक्स वाले करेंगे क्या? इनकम टैक्स ले लेंगे, पेनाल्टी ले लेंगे जी। अब इनकम टैक्स ले लिया, पेनाल्टी ले ली, इंटरेस्ट ले लिया, सब ले लिया, तो वो कहां से ले लिया? वो जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसी में से उसने वो सब पेनाल्टी वो भर दी, तो उस पर डिटरेंट इफेक्ट कहां हुआ? जब तक कानून का या किसी एक्शन का कि उसके ऊपर जिसके खिलाफ एक्शन लेते हैं जिस पर डिटरेंट इफेक्ट नहीं हो, तो वो हमेशा उसको आपने एक बात कानून को तोड़ता रहेगा और उसको यहाँ पर रिपीट करता रहेगा। नहीं है, क्योंकि सबको फायदा हो रहा है, हर पक्ष को फायदा हो रहा है। यहाँ पर पीड़ित है सरकार, यहाँ पर पीड़ित है राजस्व विभाग, क्योंकि नुकसान तो उसका हो रहा है, और पीड़ित है देश, क्योंकि सीधे तौर पर ये देश के खजाने से चीजें निकलकर जो देश के खजाने में जानी चाहिए थी वो कहीं और जा रही है। तो क्या उन डिपार्टमेंट्स को नुकसान हो रहा है? इस आधार पर ही कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती? अब कार्रवाई हो, लेकिन साथ साथ में कानून में ऐसा भी बदलाव हो कि जिससे कि एक बार जिस तरह से आदमी पकड़ा जाए तो दोबारा उसका डिटरेंट इफेक्ट हो, जिससे कि दोबारा वो रिपीट नहीं करे। लेकिन हमारे जैसे ये कानून है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जितने भी कनेक्टेड हैं, वो उनमें डिटरेंट, उनके जो पनिशमेंट है, उनकी पेनाल्टी है, उनके जो भी कुछ है, उनका उन पर डिटरेंट इफेक्ट नहीं पड़ता। अब एक बिल्डर को ले लीजिए, इस साल उसको पकड़ लिया और उस पर टैक्स लगा दिया, सब कर दिया, अगले साल फिर कमा लेगा। तो ये मतलब एक मैंने जैसे बताया ना कि एक पूरा सिस्टम है, उसमें ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। जो इसके कानून हैं उनमें थोड़ा सा डिटरेंट इफेक्ट भी होना चाहिए, वो इस तरह से हो कि जिससे कि आदमी दोबारा उसको रिपीट नहीं करे। बिल्कुल, यानी कार्रवाई उस सबसे है। और जहां सरकार होती है, सरकार सबसे कमजोर है कि इन लोगों पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए। बिल्कुल, शिवाजी सरकार हमारे साथ हैं। शिवाजी साहब, आपसे आपके पास आना चाहेंगे। जो बात कह रहे थे हाडिया जी की, सही बात है कि कार्रवाई भी उस स्तर की होनी चाहिए, उस लेवल की होनी चाहिए कि जिससे आगे इस तरह की हिमाकत कोई ना करे। क्योंकि यहां पर एक बात और गौर करने वाली है कि देश में इस तरह से खजाने को चूना लगाना या आर्थिक नुकसान पहुंचाने पर सजा का प्रावधान या कानून की चीजें जो हैं उसमें बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है। नहीं, देखिए, बहुत ज्यादा बदलाव की नहीं, सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। मैं हाडिया साहब कह रहे थे, मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश करूंगा कि कोई बिल्डर जो ब्लैक में जो इनकम कर रहा है
क्या उसकी रसीद दे रहा है या नहीं दे रहा है? वो आपने जो स्टिंग किया, जो आप कैश में पैसा दे रहे हैं, उसका रसीद वो दे रहा है या नहीं दे रहा है? अगर रसीद दे रहा है, नहीं, जो वो ब्लैक मनी, हाँ, नहीं, सवाल ये नहीं है जो रसीद है। अगर मान लेते हैं कि वो कस्टमर जो कहता है कि हम 40% आपको कैश देने जा रहे हैं जी, उस 40% कैश का सबूत उस कस्टमर के पास, चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि हो भी, सरकार के डॉक्यूमेंट में यानी ऑन पेपर वो सिर्फ 60% रकम दिखा रहा है, यानी सरकारी खजाने को वो 40% का चुना। जैसे उस बिल्डर का हमने खुलासा किया, वो 1,40,00,000 का एक फ्लैट बेचता है और उसमें ऑन पेपर यानी एग्रीमेंट सिर्फ 84 लाख रुपए का होता है, 56 लाख रुपए वो कैश लेता है और वो 56 लाख रुपए कैश किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट में दर्ज नहीं है। हाँ, ये जो बात आपने कहा कि वो कैश जो है सरकारी डॉक्यूमेंट में दर्ज नहीं है, ये अपने आप में गलत बात है और ये जो है जो बायर है उसके भी इंटरेस्ट में नहीं है। अगर आप उस पैसे को नहीं दिखा रहे हैं जी, आप सिर्फ उसमें रजिस्ट्रेशन का पैसा बचा रहे हैं और कोई पैसा नहीं बचा रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन के जी अगर रेट्स को कम कर दिया जाए, रजिस्ट्रेशन के रेट इतने ज्यादा रखे हैं, उसको अगर बहुत नीचे कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये जो प्रॉब्लम है बायर के तरफ से खत्म हो सकता है। दूसरी चीज जो है इसमें, जो दूसरा एस्पेक्ट जो है वो भी मैं बात कर लूं। दूसरा एस्पेक्ट है कि बिल्डर जो है कैश में जो पैसा ले रहा है उसको 2 नंबर के खाते में रख रहा है, उसको दिखा नहीं रहा है। टैक्स जो उसको इनकम टैक्स उस पर देना है उसमें वो नहीं दिखा रहा है। तो ये जो है जी, ये अपने आप में हर तरह से गलत है। सवाल है कि टैक्स रेट ज्यादा है, उसको रैशनलाइज करना चाहिए, पर उसके बावजूद बिल्डर्स जिस तरह से अनाप शनाप पैसे लेते हैं, अगर उसको प्रॉपरली टैक्स देना पड़े तो वो रेट्स भी, जो मकानों के जो रेट्स है उस पर भी चेक रहेगा। तो इस तरह से बायर को दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। तो बायर को यह सोचने की जरूरत है कि वो कितना नुकसान सह सकता है, क्योंकि बिल्डर को हर तरफ से फायदा हो रहा है इसमें। तो इसलिए एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सुओ मोटो एक्शन करने का इसमें राइट है बिल्डर के खिलाफ किया था, तब हमने दर्शकों को ये बात भी बताई थी और ये बात समझाने की कोशिश की थी कि इसमें खरीदार का सीधे तौर पर नुकसान है। बिल्डर अगर सिर्फ 84 लाख रुपए ऑन पेपर दिखा रहा है 1.5 करोड़ के फ्लैट पर, यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो ऑन पेपर ये बात प्रूव कर सकता है कि उस फ्लैट के निर्माण में उसकी कॉस्टिंग 84 लाख से ज्यादा की नहीं है। बिल्कुल सही, यानी वो 56 लाख रुपए ब्लैक मनी ले रहा है और वो ऑन पेपर उस खरीदार को ये कल होकर प्रूव कर देगा कि आपने इसके बदले हमें सिर्फ 84 लाख रुपए ही पे किए हैं। बिल्कुल ये समस्या खरीदार के साथ आम तौर पर होती है, और अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो बहुत सारे केसेस जो आए हैं उसमें ये देखने को मिला है कि बिल्डर्स ने इनका फायदा उठाया है। तो इसलिए सवाल ये है कि एक तो यह है कि जो हाउसिंग रेगुलेटर का जो बिल है उसको इमीडिएटली पास करके उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जो बिल्डर्स नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज, जो टैक्स अथॉरिटीज हैं, खास करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हैं, उनके पास पूरे पावर्स हैं एज पर द इनकम टैक्स एक्ट कि वो बिल्डर्स के खिलाफ सुओ मोटो एक्शन करें, बिल्डर्स के खातों की जांच करें, और खातों की जांच में जो है सिर्फ ये नहीं कि जो ऑफिशियल खाता है, 2 नंबर का खाता है, उसमें डायरीज तक इंक्लूडेड होते हैं जिसकी वो जांच कर सकते हैं और उसके हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। अगर वो ये काम करेंगे तो मेरा मानना है कि जो हाउसिंग एरिया में जिस तरह से अनाप शनाप दाम लिए जा रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, उस लूट पर भी चेक रहेगा। ये कहना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पावर्स नहीं है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केसेस में, और जब तक कंप्लेंट नहीं आती है तब तक एक्ट नहीं करते, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सुओ मोटो एक्ट करने के पूरे पावर्स हैं, और कहीं भी किसी भी खाते को वो चेक कर सकते हैं। और वो अगर करने लगे ये चीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर ये करने लगे, पर वो भी नहीं करते क्योंकि उनका भी वेस्टेड इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मिला होता है, इसलिए वो भी इस काम को नहीं करते हैं और इस तरह की दलील देने की कोशिश करते हैं। सुनील जी के पास बिल्कुल आपने पुख्ता बात भी कही है शिवाजी साहब, लेकिन एक बार फिर से हम हाडिया जी के पास चलते हैं जो शायद इस मुद्दे पर कुछ कहना भी चाह रहे हैं। आपकी इस टिप्पणी पर वो कुछ शायद प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जी हाडिया साहब। हाँ,
देखिए, अभी इन्होंने कहा कि खातों की जांच होनी चाहिए, बही खातों की। अब बही खाते में जो चीज एंट्री नहीं है, अब बिल्डर क्या करता है आपको ये बताऊं कि 40% का वो एक पर्ची देता है और उसको दे दिया परचेजर को। अब वो और कोई न उसके खाते में होता है न कुछ होता है, तो खाते की जांच करने से तो कुछ पकड़ा नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये भी कहा कि रेट कम कर दो। जब मैंने इनकम टैक्स ज्वाइन किया तो 97% इनकम टैक्स हुआ करता था और उसको घटाते घटाते ये कहा कि ये बहुत ज्यादा है इसलिए ब्लैक मनी होता है और इसको ला करके अब 30% पे ले आए। लेकिन ब्लैक मनी तो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये इससे या स्टैंप ड्यूटी कम कर दो तो उससे वो पूरा दिखाएगा। ये कोई वो नहीं है। ये क्यों भले ही विभागों के बीच नानी पालतू वाला ने एक बार कहा था तो कि अगर आप जीरो कह रहे हैं, जो सुनील जी भी कह रहे थे या शिवाजी साहब कह रहे थे, एक बात तय है कि हमारे इस पैनल में तमाम मेहमान ये मान रहे हैं कि ब्लैक मनी बढ़ती जा रही है, यानी काला धन बढ़ रहा है। ये बात तो तय है। और दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन काला धन के जरिए जो हम खुलासा कर रहे हैं, इस पर सब मानते हैं कि रियल एस्टेट काले धन का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है, कारोबार बन चुका है। फिलहाल अब हमारे पास वक्त नहीं है इस चर्चा को आगे बढ़ाने का, लेकिन हम अपने दर्शकों को जरूर बता रहे हैं कि ये खुलासे जारी रहेंगे। हमारा ये मिशन जारी है और एक एक करके जो तमाम बिल्डर काला धन कमा रहे हैं, काला कारोबार कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश करते रहेंगे। सुनील जी, हाडिया साहब और शिवाजी साहब और विराग जी भी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार फिर हम बता दें, ऑपरेशन काला धन जारी रहेगा। अभी फिलहाल हम विराम दे रहे हैं, लेकिन कुछ और बिल्डरों के काले कारनामे सामने आएंगे। आप बने रहिए जी मुरधरा के साथ। नमस्कार।